और उस बीच राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती करा गया था। कोरोना संदिग्ध वो माने जा रहे थे क्योंकि जिस तरीके से उनको तेज बुखार था, उसके बाद लगातार अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं वो तो कोरोना की चपेट में नहीं आ गए। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत के चलते वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना नेगेटिव हैं। सांस लेने में दिक्कत और तेज बुखार के चलते ही अस्पताल में भर्ती हुए थे और इस बात की जानकारी खुद ट्वीट कर उन्होंने दी थी। स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खबर लखनऊ से, योगी कैबिनेट में बड़े फैसले, कामगार और श्रमिक आयोग का गठन हुआ। श्रमिकों के हित में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सीएम या नामित कैबिनेट मंत्री ही आयोग के अध्यक्ष होंगे। प्रदेश स्तर पर बोर्ड और जिलों में समितियां बनेंगी। श्रमिक और इकाइयों के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका में आयोग होगा। हर महीने होगी आयोग की बैठक और इस बैठक में रिव्यू भी होगा। सेवा नियोजन विभाग की मदद से ये पूरा पोर्टल तैयार होगा। सेवा योजन विभाग की मदद से ये पूरा का पूरा पोर्टल तैयार होगा। हर महीने आयोग की बैठक भी होगी। दरअसल जो प्रवासी श्रमिक इन दिनों कोरोना काल में वापस लौटे हैं अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने इलाकों में, ऐसे मजदूरों को राहत मिले, उनको रोजगार मिले, उनके रोजगार का सृजन हो, इसी मद्देनजर ये फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं और इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन लोगों के, श्रमिकों के बारे में आज तक कभी भी किसी राज्य ने इस प्रकार से सोचा नहीं। पहले तो जो प्रवासी श्रमिक थे उनके लिए वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश वापस आएंगे, वापस आने के बाद उनको क्वारंटाइन के साथ राशन दिया जाएगा, राशन के साथ उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। वो सब जितनी चीजें थी, अभी आपको हाल में ही 10 लाख लोगों के खाते में 103 करोड़ रुपए योगी जी ने, उनकी सरकार ने उनके खाते में दिया है डीबीटी के माध्यम से। ये सब चीजें जो हैं वो किस प्रकार से एक व्यवस्थित तरीके से चले, ये आज तक किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। ये पहला उत्तर प्रदेश हो रहा है जिसके अंदर ये जो प्रवासी हैं और निवासी श्रमिक हैं उनके बारे में, या कामगार हैं उनके बारे में इस तरह से सोचा जा रहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि श्रमिक और कामगार दोनों, प्रवासी और निवासी दोनों के लिए, हमारे समाज के सबसे अल्प सुविधा प्राप्त जो वर्ग है उनको, उनके हितों का संरक्षण प्रदेश सरकार करेगी। और इसलिए प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग, सेवा योजन एवं रोजगार आयोग का गठन राज्य स्तर पे होएगा। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत जो एक कार्यकारी परिषद या बोर्ड बनेगा और जिला स्तरीय एक समिति भी बनेगी जो इनके हितों की सब रक्षा करेंगे। और जो प्रदेश स्तर पे रहेगा उसके स्वयं मुख्यमंत्री जी ही इस आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके साथ अन्य मंत्री हैं जो श्रम एवं सेवा योजन विभाग के मंत्री हैं, वो संयोजक हैं। इसमें 2 उपाध्यक्ष होंगे जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं और एमएसएमई मंत्री, दोनों उपाध्यक्ष हैं। इनके सदस्य के रूप में कृषि विभाग मंत्री, ग्राम विकास विभाग मंत्री, पंचायती राज विभाग मंत्री एवं नगर विकास मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। और आईआईडीसी और उनके साथ अन्य लोग इसमें सदस्य के रूप में आएंगे। एसके वाजपेयी संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में। एसके, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान में पूरी जानकारी साझा की गई है, किस तरीके से ये आयोग का गठन हुआ है, किस तरीके से ये पूरा इसका क्रियान्वयन होगा, किस तरीके से लाभान्वित होंगे श्रमिक। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में
बड़े पैमाने पर प्रवासी वापस आए हैं और उनके रोजगार और काम को लेकर लगातार बातें उठ रही थी, सवाल उठ रहे थे। सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन कमीशन और साथ ही साथ श्रम एवं स्वयोजन रोजगार के लिए आयोग का गठन होगा। तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट में आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इसमें किस तरीके से काम होगा, प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको लेकर आज कैबिनेट में ब्रीफिंग के दौरान गहन जानकारी दी गई, जिसमें खास तौर पर जो श्रमिक होंगे उनको किस तरीके से, जिस तरीके से उनकी स्किल मैपिंग होगी, जिस तरीके का काम उनको आता होगा, चाहे वो एमएसएमई हो या उसके अलावा जो भी अन्य उद्योग है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, सेतु निगम हो, यूपीआरएनएन हो, इन बहुत सारे विभागों में उनको समायोजित किया जाएगा। साथ ही साथ उनको किस तरीके से भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा और उसके अलावा जो उनके परिवार के लोग होंगे उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन बहुत सारी चीजों को लेकर आज बृहद ब्रीफिंग दी गई, जिसमें जो जिला स्तर के कार्यालय होंगे उनकी लगातार मीटिंगें होंगी और मीटिंग के साथ ही उनको पूरी उनकी गारंटी रखी जाएगी। अगर हम आज कैबिनेट की बात करें तो 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें खास तौर पर माइग्रेशन कमीशन और साथ ही साथ जो कामगार श्रमिकों के लिए सेवायोजन रोजगार आयोग का गठन, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो आबकारी नीति है उसमें भी कई संशोधन किए गए हैं, जिसमें कुछ जो मदिरा है उसके रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। ये वो महत्वपूर्ण निर्णय थे जिन पर योगी कैबिनेट ने आज अपनी मोहर लगा दी है। तो हम कहें निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर इससे लोगों को फायदा होगा, खासतौर पर माइग्रेशन कमीशन और जो सेवा योजन आयोग बनाया गया है, इससे बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, उनकी दक्षता के अनुसार उनको काम दिया जाएगा और उनके परिवार के भरण पोषण भत्ते के लिए सरकार काम करेगी। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए एसके। तो सीएम या नामित कैबिनेट मंत्री ही आयोग के अध्यक्ष होंगे और प्रदेश स्तर पर बोर्ड और जिलों में समितियां बनेंगी ताकि ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो पाए। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, वसीम उर्फ बंटा और उसका भाई गिरफ्तार। 32 बोर की पिस्टल, 6 कारतूस, तमंचा बरामद, फर्जी आईडी कार्ड और कैश भी बरामद। बत्तीस बोर की पिस्टल, 6 कारतूस और तमंचा बरामद हुए हैं। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फर्जी आईडी कार्ड्स और इनके पास से कैश भी बरामद हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 50,000 का इनामी पुलिस के हत्थे चढ़ा, एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। वसीम उर्फ बंटा इसका नाम है और वसीम उर्फ बंटा के साथ साथ उसका भाई भी गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 6 कारतूस और तमंचे भी बरामद हुए हैं। फर्जी आईडी कार्ड्स और कैश भी इसके पास से बरामद हुआ है। बंटा और उसका भाई अब हिरासत में है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी लगी है। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश बंटा और उसका भाई गिरफ्तार। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई है, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। वसीम उर्फ बंटा और उसके भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है। 32 बोर की पिस्टल, 6 कारतूस और तमंचा भी बरामद। यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। वसीम उर्फ बंटा इसका नाम है। वसीम उर्फ बंटा और उसके भाई अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। नीलेश चौहान है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नीलेश, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी लगी है, 50,000 का इनामी बदमाश, किस तरह के मुकदमे इस पर दर्ज थे? देखिए, अगर एसटीएफ की सफलता की बात करें तो 50,000 का कुख्यात इनामी अपराधी जो है उसको कानपुर सेंट्रल से गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम वसीम उर्फ बंटा है और उसका एक भाई नईम को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो इनके पास से अगर हम बरामदगी की बात करें तो 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ है। उसके अलावा कारतूस बरामद हुई है। 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं और हैदराबाद व सऊदी अरब से जाने के लिए इनके पास हवाई टिकट भी थे। उसके अलावा इनके पास से रेलवे के टिकट भी बरामद हुए हैं। नकदी की बात करें तो करीब 6780 रुपए बरामद हुए हैं। उसके अलावा सऊदी अरब की जो मुद्रा है रियाल, वो भी इनके पास से बरामद की गई है। और इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो दोनों जो है बहुत शातिर ढंग से घटनाओं को अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। कानपुर में 2 जगहों पर इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। उसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा जो इनके ऊपर मुकदमे हैं वो गुजरात में दर्ज है। गुजरात पुलिस भी इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन जब आज जो है एसटीएफ को पता चला कि दोनों कानपुर सेंट्रल के पास है, कहीं जाने की फिराक में है, तो वहां पर
घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे पूछताछ की जा रही है कि जिनके पास से हवाई टिकट मिले हैं वो आखिर कहाँ जाना चाहते थे, क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देकर यहाँ से भागने की फिराक में थे या फिर कोई और इनके गैंग में और कौन कौन लोग हैं। इन तमाम लोगों की पड़ताल एसटीएफ कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है कि जिस तरीके से ये दोनों अपराधी लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर उत्तर प्रदेश के साथ तमाम दूसरे जनपदों में, दूसरे प्रदेशों में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां प्रयागराज एसएसपी रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध का तबादला निरस्त करने की मांग। एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने दोबारा एसएसपी प्रयागराज बनाने की मांग की। एसएसपी ने शिक्षक भर्ती में अच्छा काम किया। एसएसपी के अच्छे काम के बाद भी एसटीएफ को जांच दी गई, बगैर कारण बताए उन्हें हटाकर प्रतीक्षारत रखा गया। यूपी सरकार इस मामले में बेईमानी और लीपापोती कर रही है, नूतन ठाकुर ये कह रहे हैं। सपा एमएलसी सुनील साजन का बयान। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध को हटाए जाने पर दिया बयान। सरकार ने घोटाले का खुलासा करने वाले अफसर को हटाया। अफसर को हटाकर संदेश दिया गया, भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालने वाले हटेंगे। की करती है, लेकिन हकीकत में वो है भ्रष्टाचारियों की हिमायती। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला खोलने वाले प्रयागराज के कप्तान व उनकी टीम के दूसरे पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार रात में हटा देती है। जब एसटीएफ और पुलिस उनके मंत्रियों के करीब पहुंच रही थी, उनके बड़े अधिकारियों के करीब जांच पहुंच रही थी, तब उनको हटाकर के ये एक मैसेज दिया गया है कि भ्रष्टाचारियों पर जो भी हाथ डालेगा उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो ये तो साफ है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली हकीकत पर योगी सरकार चल रही है। जो भी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा या उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसके खिलाफ या एफआईआर हो जाएगी या वो पदमुक्त हो जाएगा। लखनऊ में लगाए गए विवादित पोस्टर पशुधन विभाग और शिक्षक घोटाले से जुड़े हैं। ये पोस्टर्स लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर ये पोस्टर्स लगे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर्स को हटाया। पिछले कुछ दिनों से पशुपालन विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश में जो सियासी हंगामा मचा है उसी को लेकर ये कार्रवाई की है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कई बड़े मामले सामने आए जिसमें पशुधन विभाग घोटाला भी है, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला है वो बड़े घोटाले हैं जिनको लेकर के लगातार सियासत जोरों पर है। लगातार जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, सपा, उन पर वार कर रही है सरकार पर। निश्चित तौर पर यहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर तमाम पोस्टर लगाए गए इन घोटालों से जुड़े। उसके बाद जो हजरतगंज पुलिस है वो यहाँ पहुँचती है और जो पोस्टर लगे थे उनको हटाने का काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ पोस्टर हटाने से ही राजनीति जो है, जो सियासत है वो ठंडी पड़ जाएगी, या जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते रहेगा और सरकार खुद को बचाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए क्या नए पैतरे अपनाएगी। निश्चित तौर पर जो ये घोटालों का जिक्र हो रहा है वाकई में अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस तरह से पशुधन घोटाले की बात हो रही है तो एक राज्य मंत्री के निजी सचिव और प्रधान सचिव जो थे उन लोगों ने उनकी मिलीभगत से एक व्यापारी को ठगा जाता है, उससे धनुवाही की जाती है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल निशान है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है सरकार करती है, उसी के अगर अधिकारी इस तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि इससे धूमिल होगी। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्वनी कुमार। निश्चित तौर पर जो ये पोस्टर लगाए गए थे वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर, अब पुलिस पहुंच चुकी है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पोस्टर दिखाई देंगे, ये हजरतगंज पुलिस है जो यहाँ पर पहुंची हुई है और पोस्टरों को हटाने का काम कर रही है। निश्चित तौर से हालांकि अभी तक पुलिस को भनक नहीं लग पाई है कि आखिर किन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं, लेकिन जिस तरह से तो पहले भी देखा गया जो पोस्टरबाजी हुई, उनके जो आरोपी थे जिन लोगों ने लगाए थे उन पर कार्यवाहियाँ भी हुई और समय के साथ साथ इस प्रकरण में भी कार्रवाई की पूरी संभावना, पूरी गुंजाइश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो चीज़ें राजनीति जिस तरह से हो रही है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं
और घेर भी रही हैं। आखिर सरकार का पक्ष क्या होता है, सरकार किस तरह से अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर रखती है और अपना पक्ष जनता के सामने रखेगी। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार। रायबरेली में दबंगों का तांडव। दिन दहाड़े दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोला। घर में मौजूद महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी को पीटा। हथियार लैस दबंगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की पैरोकार बन रही है, लेकिन पुलिस 24 घंटे बीत गए लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सोचिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस बल तैनात है ताकि दोबारा से परिवार के ऊपर हमला ना हो। लेकिन हैरत की बात है, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये कुछ पुराना विवाद था इन लोगों का आपस में, लेकिन अचानक से दबंग मौका देखते हैं जब और जो घर के युवा हैं वो नहीं होते हैं, तब बुजुर्ग, महिला और बच्चों के ऊपर हमला बोल देते हैं। पीछे से आकर बुरी तरह से उनको जख्मी करते हैं, लहूलुहान करते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं घर में तोड़फोड़ कर। लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस क्यों पैरोकार बनी है अब तक एक भी गिरफ्तारी पुलिस क्यों नहीं कर पाई है। नेशनल हाईवे पर जमकर लाठी और डंडे चले। हाईवे पर की गई फायरिंग, एक युवक घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मझोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जरा तस्वीरें देखिए कैसे हाईवे पर जबरदस्त तरीके से हमला किया जा रहा है। लाठी से लगातार वार पर वार किया जा रहा है। उसके बाद वहां से जो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं वो अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं। हाईवे पर एक कार भी है लाल रंग की। यहाँ पर एक युवक आता है बाइक पर सवार होकर और ये हमला बोलना शुरू कर देता है कार में मौजूद लोगों के ऊपर। हाईवे पर सोचिए ऐसी अब हरकतें हो रही हैं। गलत बात है तुम्हारी है। मुरादाबाद में ये नेशनल हाईवे की तस्वीर है जहां पर घायल युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया जा चुका है, लेकिन कैसे ताबड़तोड़ हमले उस पर हो रहे हैं वो आप देख पाएंगे। नेशनल हाईवे पर लगातार लाठी और डंडों से वार किया जा रहा है। कार में सवार एक युवक के ऊपर कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं। इनके हाथों में लाठी डंडे हैं और ये लोग कार से बाहर निकालते हैं उस युवक को और उसके बाद लगातार उस पर हमला करते हैं और उसके बाद फिर वहां से फरार हो जाते हैं। इतने में एक शख्स वहां पर खड़ा उन लोगों का वीडियो भी बना रहा है, लेकिन उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें कैमरे में कैद कर रहा है। अंकित शर्मा है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अंकित, पूरे मामले को लेकर कोई ज्यादा खास जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि चलता ये रोड जहां पर दुकान के सामने ये कार खड़ी है, खड़ी कार में से एक शख्स को निकालकर इतना जबरदस्त तरीके से पीटा जाता है, क्यों? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि चलती रोड पे और नेशनल हाईवे है, चूंकि जगह लगातार रोड पे सवारी चलती रहती हैं और वहां पे अचानक ये गाड़ी रोककर और इन्हें मारपीट की जाती है इनके साथ। लेकिन अभी वो कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए हैं क्योंकि पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई पुलिस बता रही है कि छानबीन के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन अभी तक ये पता लग पाया कि क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया, और वो भी बिना किसी कानून के खौफ के यहाँ पर सरेआम उसकी बुरी तरह से पिटाई की जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है वहाँ एक पंचर की दुकान है। पेट्रोल पंप के बाहर एक पंचर की दुकान है। जो पंचर करने वाला है एक युवक, उसने बताया है कि कुछ लोग आए थे, अचानक यहाँ गाड़ी खड़ी थी और हवा डलवाने के लिए रोकी थी। पीछे से कुछ बाइक सवार युवक आए और अचानक इनमें मारपिटाई शुरू हो गई और मारपिटाई होने के बाद उन्होंने कुछ लोगों ने फायरिंग भी की है। जी, मतलब ये प्री प्लान था, जो हमला हुआ वो प्री प्लान था? जी बिल्कुल, देखने में बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है कि प्री प्लानिंग पूरी तरीके से था और जिस तरीके से ये रोड पे खुलेआम फायरिंग की गई और मारपिटाई की गई उस युवक के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।